हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग क्लास 11th का अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, जिसका कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसके पहले वाले क्लास में बेटा हमने पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल के 3 प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, यानी कि जिसका नाम था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा क्या था बेटा? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, और तीसरा क्या था युवराज? एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, आज हम लोग बाकी के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिसका अगला नाम है बेटा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बेटा ये क्या बताता है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बताता है कि हमारे कंपनी के अंदर मालिक जो ऑनर है और जो बिजनेस है बेटा, जो हमारा फर्म है, दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेपरेट है एक दूसरे से। याद रखिएगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमारा जो बिजनेस एंटिटी है वो अलग है कंपेयर टू ऑनर। समझ गए? इसीलिए बेटा आपने सुना होगा सेकंड चैप्टर में कैपिटल में आपने सुना होगा, है ना प्रिंस? कैपिटल में क्या सुना था कि कैपिटल हमारी लायबिलिटी है। कैपिटल हमारी क्या है बेटा? लायबिलिटीज है। क्यों लायबिलिटी है? किसके लिए लायबिलिटी है? फॉर्म के लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑनर जो है वो पैसा लगा रहा है। तो बाय द वे अगर कंपनी बंद होगी तो फॉर्म को वापस रिटर्न करना पड़ेगा ना, तो फॉर्म के लिए क्या हो गया बेटा? लायबिलिटी हो गई। तो इसलिए यहाँ पर बेटा दोनों को अलग रखा जाता है, ऑनर अलग होता है और बिजनेस यानी फॉर्म अलग होता है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। ये कौन बताता है? ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताता है। देखिए क्या बोला, देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट, है ना? यूनिट क्या है? सेपरेट है एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग है फ्रॉम इट्स ऑनर, क्रेडिटर, मैनेजर एंड अदर्स। सब एक दूसरे से सब अलग अलग है बेटा। ऑनर अलग है, क्रेडिटर जो जिससे उधार ले रहे वो अलग है, मैनेजर अलग है एंड अदर अलग है। सिंपली वर्ड में, एक इन अदर वर्ड में ये कहा जाए कि इन अदर वर्ड द ऑनर ऑफ द बिजनेस, हमारे जो बिजनेस के मालिक होते हैं बेटा, वो इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट और सेपरेट होते हैं फ्रॉम द बिजनेस से, यानी कि हमारा बिजनेस अलग होगा। समझ गए बेटा? बिजनेस अलग होगा और ऑनर जो होंगे वो अलग है, दोनों एक दूसरे, दोनों सेम नहीं है। यानी बिजनेस का अलग अकाउंट बनेगा और ऑनर का अलग अकाउंट बनेगा। आपने सुना होगा ना, जैसे कि राम्स मोहन लिमिटेड कंपनी है ना, लकी सूज शोरूम है ना, ऐसा कई सारे नाम सुना होगा। तो क्या उसमें ऑनर का नाम जुड़ा है? उसमें नहीं ना। क्या ऑनर का नाम चलता है? उसमें नाम चलता है किसका? जो नाम रखा गया है, यानी कंपनी का नाम, यानी कंपनी अलग है, ऑनर मालिक अलग है बेटा। बात समझ गए ना? क्लियर हुआ? ये चीज़ होता है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि हमारे इसमें बिजनेस और ऑनर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, अलग हैं। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट बेटा आपका आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये तो आप लोग जानते हैं कि इसमें ये बताता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल कि हम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जिसको मेजर किस पे कर सकेंगे? मनी के टर्म्स में मेजर कर सके, उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। समझ गए मेरी बात? यानी कि यहाँ पर क्या होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल के आधार पे, वो सारे ट्रांजेक्शन बेटा मनी के टर्म्स में होने चाहिए। मनी के टर्म्स में जरा देखिए क्या क्या है। ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा विच आर कैपेबल बीइंग एक्सप्रेस्ड, किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो? मनी के फॉर्म में, है ना। मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करें सब मनी के टर्म्स होना चाहिए कि कितने का हमने सामान खरीदा 2 लाख का, कितने का सामान बेचा 3 लाख का, किस राम को सैलरी कितना दिया 5,000, युवराज से कमीशन कितना रिसीव किया 10,000। तो सारे अमाउंट को शो कर रहे हैं, अमाउंट दिख रहा है बेटा ना। वो ट्रांजेक्शन जो कंपनी से जुड़े हैं जिसमें अमाउंट दिख रहा है, वो ट्रांजेक्शन को हम लोग कहते हैं मेजरमेंट इन द टर्म्स ऑफ मनी, उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे ये नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा कि मैनेजर आज बहुत थक गया तो 10 किलो थक गया है, क्या इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे? या 500 रुपये का थक गया है वो, नहीं ना। मेरी कैलिबर बहुत घट गई है, कस्टमर का टेस्ट 5 रुपये घट गया है, ऐसा हो सकता है? नहीं ना बेटा। तो मतलब जिसको हम लोग मनी के टर्म्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो मनी के टर्म्स में दिख रहा है कंपनी से रिलेटेड, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है बेटा? नहीं ना। तो ये था हमारा 5वां कॉन्सेप्ट, 5वां प्रिंसिपल। हमने इससे पहले वाले प्रिंसिपल में क्या बताया कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा ये बताता है जो भी ट्रांजेक्शन्स हो हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में, वो सब मनी के टर्म्स में होने चाहिए। क्लियर? इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट के टर्म्स में होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बताता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि हम कंपनी का जो भी प्रॉफिट और लॉस प्रिंस हम पता करेंगे वो ओवरऑल एक
पर्टिकुलर पीरियड के आधार पे पता करेंगे। कोई ना कोई एक पीरियड होगा ना कि हमको इतने दिन का पता करना है, तो कितने दिन का पता करना है? 12 मंथ का, यानी 1 साल का। जिस 1 साल को हम फॉलो करते हैं, जिस 1 साल का हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग कौन सा ईयर कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। कौन सा कहते हैं बेटा? फाइनेंशियल ईयर। देखिए दिया है ना, क्लियर हो गया? तो फाइनेंशियल ईयर का ईयर कब से स्टार्ट होता है, कब से खत्म होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। समझ गए? तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये बताता है कि ये प्रिंसिपल ये बताता है जो भी अकाउंटिंग डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होना चाहिए। एक पीरियड हम फॉलो करेंगे, तभी हम बिजनेस के अंदर का प्रॉफिट और लॉस हम पता कर पाएंगे। तो नहीं पता हो पाएगा बेटा, एक पीरियड हमको डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो वो 12 मंथ का पीरियड को ही पकड़ के लेके चलते हैं, उसी को कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। कौन सा? देखिए क्या कह रहा है, 12 मंथ पीरियड फाइनेंशियल ईयर, ब्रैकेट में लिखा है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 31 मार्च। कौन सा पीरियड हम 12 मंथ का फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल ईयर इज यूजुअली अडॉप्टेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये यूजुअली हम किस लिए हम इसको फॉलो करते हैं इस पीरियड को, ताकि बिजनेस का प्रॉफिट पता कर सके। ठीक है, यहाँ तक हो गया बेटा? यहाँ तक कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद अगला प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसका नाम है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें ये बताता है ना कि हम जो भी हम बैलेंस शीट या जो भी हम डाटा एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, वो उसका जो भी कॉस्ट होगा, ओरिजिनल कॉस्ट होगा, उसको रिकॉर्ड करेंगे। अभी तो आप लोग डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ पढ़े नहीं है, लेकिन जरा देखिए इसका मतलब क्या है। मान लीजिए बेटा आपने बेटा 5 लाख का मशीन खरीदा। क्या कहता है प्रिंस? 5 लाख का बेटा आपने मशीन परचेस किया। ठीक है, अब मशीन को बेटा परचेस कब किया है? मशीन परचेज हुआ है आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2015 में। ठीक है बेटा, यानी 2015 में आपने एक मशीन परचेस किया। ठीक है, अब एक बात बताइए बेटा, ये जो मशीन आपने परचेस किया है, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट और क्या बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? ध्यान समझिए युवराज, ध्यान से देखिए बेटा। ये कहता है बेटा ना कि जो भी उसका ओरिजिनल कॉस्ट होगा हर साल वही रिकॉर्ड करना है। ये नहीं कि जो सेम है उसको हर साल सेम रिकॉर्ड कर दी, नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदा 5 लाख का 2015 में। ठीक है बेटा, आप जो भी चीज़ खरीदते हो अपने कंपनी के लिए बेटा ना, तो उसके एक एस्टिमेट लाइफ को एज्यूम करते हो बेटा कि कितना साल चलेगा। तो मान लीजिए एस्टिमेटेड लाइफ आपने एज्यूम किया फॉर एग्जांपल कि ये हमारा 5 साल चलेगा, यानी एस्टिमेटेड लाइफ आपने एज्यूम किया 5 ईयर्स। कितना एज्यूम किया बेटा प्रिंस? 5 ईयर। मान लीजिए आपने सोचा कि 5 साल तक हमारा जो है ये मशीन चलेगा। ठीक है, तो हर साल कितना वैल्यू? देखिए बेटा, आप जो मशीन खरीदे 2015 में, तो ऐसा तो चलो ठीक है 2015 में तो उसकी वैल्यू उतनी रहेगी, तो क्या 2016 में भी उसकी उतनी वैल्यू रहेगी? 17 में उतनी वैल्यू रहेगी? 5 साल तक लेके जाना है ना, तो 5 साल तक मान लीजिए यहाँ ये बना रहे, मान लीजिए ये 2015 है। ठीक है, 2015, 16, ठीक है, 17, 18 और ये हो गया 19। कितना साल हुआ? 1, 2, 3, 4 साल हुआ ना, 4 हुआ ना बेटा। और यहाँ एक लग जाते हैं 20, मान लीजिए 15 हो गया। अब यहाँ देखिए बेटा, आपको 5 साल तक लेके जाना है। 5 साल तक आपने ये माना कि हमारा जो मशीन है 5 साल तक चलेगा। तो हमारा जो मशीन है बेटा, क्या हर साल उसकी 5 लाख ही उसको हम बैलेंस शीट में मतलब अपने स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे कि हमने जो मशीन खरीदा था हर साल उसका 5 लाख ही उसका अमाउंट रहेगा? नहीं, घटेगा। तो कैसे हम पता करेंगे बेटा कितना वैल्यू घटा? तो उसके लिए हम आपको बताए थे, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। बताए थे ना बेटा, क्या कहते हैं इसको? डेप्रिसिएशन। तो हम हर साल कितना घट रहा है उसका एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का बेटा उसका फॉर्मूला होता है कि जितना आपने टोटल कॉस्ट खर्चा किया, टोटल कॉस्ट हुआ, उसको डिवाइड कर दो किससे? एस्टिमेटेड लाइफ से। कितना टोटल साल आपने माना चलेगा। ठीक है, तो हर साल कितना वैल्यू घटेगा। डेप्रिसिएशन का मतलब कि वैल्यू घटना, तो हर साल कितना घटेगा वो निकल के आ जाएगा। मान लीजिए बेटा आपने कितना माना है प्रिंस, आपने कितना माना है बेटा कि हमारा टोटल कॉस्ट हमारा कितना है उसका? 5 लाख। टोटल कॉस्ट हमारा 5 लाख, इधर ही कर देते हैं चलिए, 5 लाख हमारा टोटल कॉस्ट है। ठीक है, एस्टिमेटेड लाइफ कितना माना, कब तक चलेगा? 5 ईयर्स चलेगा। चलो 5 से डिवाइड करते हैं, तो यानी कि बेटा हर साल कितना वैल्यू डिक्रीज होगा? हर साल 1-1 लाख रुपया घटेगा। तो जरा ध्यान देगा बेटा, 2015 में उसकी वैल्यू थी 5 लाख। ठीक है, समझ रहे हैं? क्या 2016 में 5 ही लाख होगी? कितनी वैल्यू डिक्रीज होगी? 1 लाख वैल्यू घटेगा ना।
1 लाख जब वैल्यू घटा तो कितना हो जाएगा? 4 लाख। फिर घटाइए, 3 लाख, फिर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 लाख। फिर घटाइए 2 लाख, फिर घटाइए 1 लाख। मतलब आखिरी साल जाते जाते खत्म हो जाएगा। 5 साल के बाद वो खत्म, मशीन खत्म, अब यूजलेस। मतलब आपने ये अज्यूम किया कि हमारा जो मशीन है वो 5 साल तक चलेगा, 5 साल के बाद खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा ना कि आपका जो भी एसेट्स है, जो भी चीज़ आप स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हो, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट उस साल जिस साल आपने खरीदा वो तो उस दिन रिकॉर्ड करोगे। लेकिन जैसे जैसे उसकी वैल्यू घटते जाएगी तो जितना घटा सब माइनस करके हर साल रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कि 2015 में आप 5 लाख रिकॉर्ड करोगे कि 5 लाख का मेरा मशीन की कॉस्ट थी। 2016 में कितना रिकॉर्ड करोगे? 4 लाख रिकॉर्ड करोगे। 17 में कितना रिकॉर्ड करोगे? 3 लाख। ऐसे करते करते आपको रिकॉर्ड करोगे। मतलब कि हर साल 5 लाख नहीं दिखाओगे, हर साल उसकी जितनी वैल्यू कम होते जाएगी उसको दिखाते जाओगे। जितनी जितनी उसकी वैल्यू कम होते जाएगी तो जितना उसका ओरिजिनल बचते जाएगा वो वैल्यू आप दिखाओगे हर साल, ना कि गलत कॉस्ट दिखाओगे। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। समझ में नहीं है? आगे अच्छे से पक्का? According to this concept, an assets is ordinarily recorded in the books of account। हम जो भी एसेट संपत्ति को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, एट प्राइस एट विच वॉज एक्वायर्ड। जितना उसका प्राइस है, ओरिजिनल वैल्यू बेटा, जितनी उसकी वैल्यू बच रही है हर साल वो वैल्यू हमें दिखाना है, ओरिजिनल वैल्यू दिखाना है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि देखो जो भी डाटा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू हर साल होगी वो दिखाना है, ना कि गलत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ये? ठीक है। अगला बेटा है ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हर एक सिक्के का 2 पहलू होता है, जानते हैं ना, हेड टेल। उसी तरह हमारे बैलेंस, हमारे अकाउंट में 2 साइड होता है, 2 पहलू होते हैं, जिसका नाम एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो वही बता रहा है ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। इसके 2 साइड होते हैं, 2 वैल्यूज होते हैं, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। डेबिट का अलग मतलब होता है, क्रेडिट का अलग मतलब होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए बेटा लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ड्यूअल एक्सपेक्ट। उसके जितने सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ड्यूअल एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम लोग एक इस प्रिंसिपल को कहते हैं, इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डबल एंट्री सिस्टम। इसका एक चैप्टर भी इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, जिसके 2 साइडेड होते हैं। क्या होते हैं? डेबिट और क्रेडिट। ऐसा एक चीज हम आपको बताया था, याद करिए, कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ऐसा कुछ बताए थे हम कि लायबिलिटी और कैपिटल को जोड़ दो और एसेट्स हमारा जोड़ दो। मतलब एसेट्स एक साइड और लायबिलिटी कैपिटल एक साइड, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल। यानी कि दोनों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों पहलू की वैल्यू को मिलाएं तो इक्वल आना चाहिए। बात समझ में आया? चाहे इधर घुमाओ चाहे इधर, चाहे किसी को आप हेड घुमा के दो चाहे टेल घुमा के दो, होगा वो 1 रुपया ही। उसी तरह हमारा ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट बताता है कि जो डेबिट साइड क्रेडिट साइड है, दोनों साइड का जो भी अमाउंट आएगा दोनों का होना चाहिए इक्वल। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक अपने नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, जिसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, जिसको रियलाइजेशन कहते हैं उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है बेटा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा प्रिंस, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है ना कि जिस समय आपने डिस्पैच किया, जिस समय आपने अपने ड्यूटी को परफॉर्म किया, उस डेट के ट्रांजेक्शन्स, उस डेट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। मान लीजिए बेटा आपने सेल किया, जिस दिन आपने सेल किया उस डेट को बेटा आप रिकॉर्ड करेंगे अपने स्टेटमेंट में। क्लियर है बेटा? ये एक प्रिंसिपल कहता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने 1 अप्रैल को रिसीव किया, क्या रिसीव किया? ऑर्डर, है ना। 1 अप्रैल को बेटा एक ऑर्डर आपको आया कि सामान आपको सप्लाई करना है, ठीक है, सेल करना है। ठीक, क्या करना है बेटा? फॉर सेल करना है। जैसे नहीं होता फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो भी होता है, या फिर आपकी दुकान पे या कोई भी ऑर्डर के लिए क्या करता है? ऑर्डर करता है कि हाँ मुझे ये सामान चाहिए। फिर हुआ क्या बेटा, आपने 5 अप्रैल को क्या किया? डिस्पैच किया, है ना, डिस्पैच किया, या फिर क्या किया? सोल्ड किया, है ना, अपने सामान को सप्लाई कर दिया, बेच दिया। मतलब उस दिन सब आपका सामान वहाँ से चला गया, आपके यहाँ से सोल्ड किया। और आपका 10 अप्रैल को बेटा हुआ क्या कि मनी रिसीव हुआ। क्या रिसीव हुआ बेटा?
मनी रिसीव हुआ। तो जरा बताओ इन तीनों में से किस डेट को माना जाएगा? किस डेट को बेटा? आखिरी वाले को माना है। नहीं, जिस डेट के दिन बेटा आपने अपने ड्यूटी को परफॉर्म किया है उस डेट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि ये और ना कि ये। जिस डेट में आपने अपने सामान को डिस्पैच किया, जिस डेट में आपने सामान को अपने यहाँ से सप्लाई करवाया, ट्रांसपोर्ट करवाया बेटा, उस डेट को रिकॉर्ड किया जाएगा। उस डेट के दिन हम सेल्स मानते हैं कि हाँ हमने बेचा है। जिसमें पैसा रिसीव किए वो नहीं, या फिर आपने जो रिसीव किया ऑर्डर वो भी नहीं, या फिर आप एडवांस पैसा भी रिसीव कर लेंगे ना तब भी वो डेट नहीं मानेंगे। जब आपके यहाँ सामान जब जाएगा बेटा ना, आपके यहाँ से वो एक्टिविटी परफॉर्म होगा, आप अपने तरफ से वो सर्विस दोगे, जिस समय आप वो सर्विस दोगे बेटा उस डेट को माना जाएगा। समझ में आया? जिस डेट के दिन आप सर्विस दोगे उस डेट को माना जाएगा। जैसे लिखा भी देखिए, एडवांस रिसीव अगेंस्ट सेल, आपने सेल के बदले आपको एडवांस पैसा मिल गया है, इज नॉट रिकॉर्डेड ऑन सेल्स। लिखा है कि नहीं लिखा है? पैसा रिसीव करो एडवांस या बाद में, जिस दिन आप सर्विस दे रहे हो उस डेट को मानेंगे। तो फिलहाल आप एडवांस पैसा रिसीव करो, क्या इसको मानेंगे? नहीं मानेंगे बेटा। फिर सेकंड क्या बोला? क्रेडिट सेल्स, उधार बेचा आपने, ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू, आपने सेल कर दिया बेटा। क्या बोला देखिए, क्रेडिट सेल मतलब सामने आपने सामान बेचा है, तभी तो बोला है ना सेल। सेल क्यों वर्ड यूज किया? क्योंकि आपके यहाँ से सामान चला गया। क्रेडिट सेल आर ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू ऑन डे सेल्स मेड, सेल्स जो आपने देखिए बोला भी है, सेल्स आर मेड एंड नॉट व्हेन द अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम द बायर। बोला है कि जिस समय आपने पैसा बायर से रिसीव करोगे बाद में, वो डेट को मत लेना। जिस समय आप सेल मेड कर रहे हो, जिस समय आप बेच रहे हो, वो डेट को माना जाएगा सेल्स। क्लियर? यानी जो आप जिस दिन आप चाहे उधार बेचो चाहे नगद बेचो, आपके यहाँ से जिस दिन सर्विस होगा, जिस दिन आप सर्विस दोगे किसी को, जिस डेट में सामान बेचने का चाहे सर्विस देने का, वो डेट को माना जाएगा, वो डेट को मैंडेट किया जाएगा। क्लियर हुआ? इसी को कहते हैं बेटा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या फिर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस डेट पे आप सर्विस देते हो उस डेट को रिकॉर्ड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? चलो चलिए बेटा, उसके बाद बेटा आया है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बात समझिएगा। ये बोल क्या रहा है देखिए, तो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। एक एक्चुअल में आपके कंपनी में कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, कितना नेट लॉस हो रहा है, उसको निकालने का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत करेक्ट मेजरमेंट है ये। कैसे, जरा मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए युवराज जो है, मान लीजिए प्रिंस है, प्रिंस जो है ना उनका एक कंपनी है, प्रिंस लिमिटेड कंपनी है। क्या बेटा? प्रिंस एलटीडी कंपनी। ठीक है, प्रिंस का एक एलटीडी कंपनी है, प्रिंस लिमिटेड कंपनी। उसमें प्रिंस क्या करते हैं ना, 5 टेबल खरीदते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रिंस 5 आप टेबल खरीदते हैं। ठीक है, एक टेबल का दाम है बेटा मान लीजिए 5000। कितना दाम बेटा? 5000। तो कितना पड़ेगा टोटल? 25,000 होगा। यानी प्रिंस ने 5 टेबल खरीदा, एक टेबल का दाम है 5000, तो 5 टेबल का दाम कितना होगा? 25,000। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस। यू नो व्हाट, ये क्या है बेटा? ये एक्सपेंस है ना, खर्चा है प्रिंस। अब प्रिंस ने क्या किया, उसमें से 2 टेबल, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, 2 टेबल प्रिंस ने क्या कर दिया, 2 टेबल प्रिंस ने 7000 एक टेबल के हिसाब से बेच दिया। प्रिंस ने क्या किया, इस 5 टेबल को जो खरीदा है उसमें से 2 टेबल प्रिंस ने क्या कर दिया है, एक टेबल का दाम 7000 लगा के, एक टेबल का दाम 7000 लगा के 2 टेबल को बेच दिया। तो कितना पड़ा होगा? 14,000 बेचा होगा बेटा। दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू। जितना आप बेचते हो उसको क्या बोलते हैं बेटा? रेवेन्यू कहते हैं ना, है ना। अब एक बात बताओ प्रिंस, अब आपको लग रहा है ना ये आपका घाटा हो गया है कि आपका 25,000 खर्चा किए, 14,000 ही आपको फायदा हो रहा है, 14,000 ही आपका इनकम हुआ है। यानी आपका कितने का लॉस दिख रहा है? 9,000 का, 11,000 का, 11,000 का बेटा आपने लॉस बताया। क्या ये करेक्ट मेजरमेंट है? करेक्ट मेजरमेंट है बेटा, बताइए। दिस इज नॉट अ रियल मैचिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर तुरंत आपका एक चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिट करने आएंगे, वेरीफाई करेंगे, तुरंत यहाँ पर आपका फाइन चार्ज करेंगे, काम खत्म, पैसा दो या सीज लो, मतलब कंपनी सीज। तो ये इस सिचुएशन में आप कैसे समझोगे बेटा कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ? बेटा सिंपल है बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, आपने 2 टेबल बेचा है, क्या जितने में आपने खरीदा उतने में बेचा है?
उससे ज़्यादा दाम लगाया है ना। तो एक काम करते हैं, जितने में आपने खरीदा था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कितना हो लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इधर देखिए बेटा, यहां देखिए बेटा, कितना टेबल आप बेच रहे हैं? 2 टेबल ना। तो बेटा आपने बोला कि सर हम 2 टेबल जो है, 2 टेबल हमने क्या बोलते हैं 7,000 एक टेबल का दाम लगा के बेच दिया 14,000 में। ठीक है, कितना लगा के? 7,000। देख रहे हैं ना, देख रहे बेटा। तो जरा 2 टेबल का खर्चा देखिए तो कितना होगा? 2 टेबल का, एक मिनट किया, देखिए 2 टेबल का बेटा आपने 7,000 लगा के 14,000 आपने बताया कि नहीं बताया? ठीक है, यहाँ पर बेटा आपने खरीदा है 5 टेबल 5,000 के हिसाब से। ठीक है, तो यानी 25,000 हो गया। और यहाँ पर बेटा आपका 2 टेबल को आपने 7,000 लगा के टेबल को बेचा 14,000 में। ठीक है, तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे 2 टेबल है ना, तो एक काम करते हैं कि 2 टेबल को लेते हैं ऐसे। ठीक है, 2 टेबल का 5,000 के हिसाब से कितना होगा बेटा बताइए? कितना होगा बेटा बताइए? 10,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा? देख रहे हैं कितना हो रहा प्रिंस? 10,000। देखिए बेटा ये आपका रेवेन्यू हो गया और ये हो गया आपका एक्सपेंस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बात बताओ बेटा, अब हमें बताओ कि आपने करेक्ट मेजरमेंट किया है। आपने बोला कि सर देखिए 2 टेबल जो हमने 7,000 का बेचा है लगा के 14,000 का, उसको अगर मैं 2 टेबल का एक्सपेंस का दाम लगा दे 5,000 के हिसाब से, जितना बेचा उतने को बता रहे हैं 2 ही टेबल को, तो 10,000 होगा। यानी कि बेटा आपका फायदा कितना हुआ? 4,000 का प्रॉफिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट समझे? नहीं समझे बेटा? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जितना आपने जितना के ट्रांजेक्शन किया है उतने के ट्रांजेक्शन का ही आप लोग वैल्यू मेजर करो। यहाँ पर आपका मैचिंग हो रहा था, कहाँ 5 टेबल कहाँ 2 टेबल, कोई मैचिंग नहीं हो रहा। यहाँ 2 का टेबल कॉमन लिए कि नहीं लिए हैं? अब उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि यहाँ पर हमने 7,000 का लगाया तो 14 का बेचा, खर्चा हमने 5,000 किया तो 10,000 हुआ था, यानी टोटल हमको 4,000 का बेटा प्रॉफिट दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना बेटा? ये होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट को लेकर चलना पड़ेगा, जितने का ट्रांजेक्शन जो हुआ उसको लेकर चलना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ये हो गया। अगला ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये बताता है बेटा कि आपको इसके बारे में डिस्कशन हुआ था जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो हम चैप्टर स्टार्ट किए थे, इसके फीचर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि हमने इसमें बताया भी था। शायद फीचर में एक आया था आपका यूनिफॉर्मिटीज़ आया था ना बेटा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल गाइडलाइंस आया था, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसके अंदर हमने बताया था रिलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी बताया था ना। तो ऑब्जेक्टिविटी के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आप अपने ट्रांजेक्शन जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे वो ट्रूथ एंड फेयर होना चाहिए। अपने पर्सनल बायसनेस को नहीं दिखाओगे, मतलब कि अपने फेवर में बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाओगे। जो एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 10,000 तो 10,000, 5,000 तो 5,000, 2,000 तो 2,000, वही ट्रांजेक्शन आप दिखाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बताइए प्रिंस, समझ गया? ऑब्जेक्टिविटी कौन से क्या बताता है कि आपको ट्रूथ एंड फेयर ट्रांजेक्शन दिखाना चाहिए। लिखा भी है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। यहाँ पर आपका पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपका खुद का फेवर नहीं होना चाहिए। ट्रूथ एंड फेयर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, एकदम सही से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये था बेटा आपका 11 आपके प्रिंसिपल्स। बाकी आपके 3 प्रिंसिपल कन्वेंशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है? बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कन्वेंशन को पढ़ेंगे, जिसमें 3 कॉन्सेप्ट हम लोग प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, जो कि इतना कंपलसरी नहीं है। ये जो है ये ज़्यादातर अप्लीकेबल करते हैं, अकाउंटेंट जो होते हैं मैक्सिमम ये सब अप्लीकेबल करते हैं। तो आज के लिए यही था बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।